friends, how are you? I think all of you will be very fine. We have completed first chapter electric charge and field almost 75%, and the remaining topic will be completed in this lecture and after this lecture. Today we will read 8th part of this chapter, and which is about derivation of Gauss law and applications of Gauss law. So derivation of Gauss law. In last class we understood that the flux associated with a closed surface, which is known as Gaussian surface also, is given by enclosed charge upon epsilon naught. Where to enclose means enclosed charge in a closed surface, epsilon naught permittivity of free space. तो यहाँ तक का अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको मैंने कुछ और भी आगे समझाया था, कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे, लेकिन इसका डेरिवेशन अभी बचा हुआ है कि ये कैसे आया। वेरी सिंपल इसका डेरिवेशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी अपन देखें तो ये पूछा जाता रहा है, तो आप इसको ढंग से समझिए। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये जो फर्स्ट वाला केस है ये दिया हुआ है, लेकिन एक सेकंड वाला केस भी मैंने इसमें आपको बताया है, तो वो भी अपन समझेंगे। पहले फर्स्ट केस, व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ ए स्फीयर, एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके सेंटर पर अपन एक चार्ज क्यू रखा है, और अपन ये यहाँ पर प्रूव करेंगे कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन सरफेस विद दिस स्फेरिकल सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अपन रिजल्ट पहले से जानते हैं, बस अब इसका डेरिवेशन करना है। अब कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन दिस स्फेरिकल सरफेस, एंड द एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल of this area element is delta s. Area element direction will be perpendicular outward, ये डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने हमने यहाँ चार्ज जो है सेंटर पे लिया और पॉइंट चार्ज q, एंड सपोज दैट दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी आल्सो रेडियली आउटवर्ड, सो एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड डेल्टा s वेक्टर विल बी 0 डिग्री। द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा फाई इक्वल टू E डॉट डेल्टा s, वी नो इट वेरी वेल। फ्लक्स क्या होता है? E वेक्टर और s वेक्टर, जो एरिया वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट, एरिया एलिमेंट डेल्टा s वेक्टर, सो डेल्टा फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट डेल्टा s वेक्टर। E डेल्टा s cos 0, cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0 है, बिकॉज़ E वेक्टर एंड डेल्टा s वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, so cos 0 की वैल्यू 1 E delta s, and what will be E? Electric field due to a point charge at a distance small r. Small r is radius of this spherical surface, k q by r square. K means 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square, and delta s. This is flux associated with this small area element. But the flux passing through this complete surface, how will we find this? By summation of all delta s, q by 4 pi epsilon naught r square delta s, and q upon 4 pi epsilon naught r square. This is constant, it can be taken out of summation, and we will sum of all delta s, and that will be total surface area 4 pi r square. 4 pi cancel, r square cancel, and the flux associated with this complete Gaussian surface, with complete this spherical surface q by epsilon, और इसको अपन पहले से जानते हैं। तो देखिए कितना सिंपल इसका डेरिवेशन है, ये यहाँ पर हो गया। लेकिन एक बात माइंड में हमारे आ सकती है कि यहाँ पर ये मान लो गॉसियन सरफेस जो है स्फेरिकल ना होता, चार्ज सेंटर पे नहीं होता, तो क्या ये यहाँ पर इस टाइप से गॉस लॉ प्रूव नहीं होता? नहीं, उसके लिए भी वैलिड है। ये डेरिवेशन जो दूसरा है, हालांकि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको समझना चाहिए। दिस इज ए इरेगुलर सरफेस एंड ए पॉइंट चार्ज q is placed at anywhere in this Gaussian surface, and we take a small area element delta s on this Gaussian surface. E vector is along this direction, and the angle between delta s vector and E vector is theta. ये हमने अज्यूम कर लिया। तो what will be flux passing through this small area element?
तो ये अपना रिलेशन है, फॉर्मूला है डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपने लिया आर कैप, यहाँ पर आर कैप अपने यूनिट वेक्टर लिया है, तो ये यहाँ आर कैप लिख दिया। एंड डेल्टा एस इसका जो डायरेक्शन है इसको लिया आपने एन कैप, तो आर कैप डॉट एन कैप ये यहां बना है, तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप इट इज यूनिट वेक्टर, एन कैप इट इज आल्सो यूनिट वेक्टर कॉस थीटा, तो 1 1 और कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डेल्टा एस और कॉस थीटा। सो फ्लक्स थ्रू कंप्लीट गॉसियन सरफेस, तो वही अपन यहाँ समेशन करेंगे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समेशन डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये इसका पूरा जो समेशन है ये 4 पाई होता है। एक्चुअल में ये एक क्यूब एंगल या सॉलिड एंगल जिसको बोलते हैं उसकी वैल्यू इस पूरे इंटीग्रेशन को करने पर या समेशन करने पर 4 पाई आती है, तो ये यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं, और एक 4 पाई कैंसिल होगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि चाहे कैसी भी गॉसियन सरफेस है, यदि चार्ज एनक्लोज चार्ज क्यू आर कहीं पे भी है, उसमें पोजीशन पर मतलब नहीं है, किसी भी पोजीशन पे रखा हो, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट गॉसियन सरफेस विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज चार्ज। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए ये रिलेशन वैलिड है, कितने ही चार्ज है, टोटल चार्ज है ये, एक के बजाय बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज हो सकता है, डिस्क्रीट चार्ज हो सकता है, डिस्क्रीट मतलब चार्ज इज काउंटेबल, इन ऑल केसेस द फ्लक्स फाई विल बी एनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डेरिवेशन है, इनको आप याद रखिए, इनको जो है प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पर 5 एप्लीकेशंस हैं जिनको हमको यहाँ पढ़ना होता है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर, ए कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल। किसी कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब कैसे इसको करते हैं? वेरी इजी। सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल। शेल का मीनिंग है कि इनसाइड ये होलो है और कंडक्टिंग स्फीयर है यानी कि सॉलिड है, होलो है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सम चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल दैट विल स्प्रेड ऑन इट्स सरफेस ओनली। क्योंकि कंडक्टर है तो आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट विल रिपल टू ईच अदर एंड फाइनली दैट विल कम ऑन द सरफेस ओनली बिकॉज इट इज ए कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग में डेफिनेटली जो चार्ज है वो सरफेस पे ही होता है, इनसाइड द वॉल्यूम देयर विल बी नो चार्ज। एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r from the center of this sphere and radius of the sphere is capital R, charge is small q. Then how will you find the electric field intensity at a distance small r from the center? बिल्कुल सिंपल मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट ए गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि कैलकुलेशन इजी वे में हो पाए। यदि पॉइंट चार्ज है या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दैट केस द गॉसियन सरफेस विल बी स्फेरिकल। लेकिन यदि अपन कहें कि एक प्लेन शीट है या कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो इसके बाद अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो उनके अंदर गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस होगी दैट विल बी ए स्फीयर। तो यहाँ एक स्फेरिकल सरफेस यहाँ आपने
एज ए गॉसियन सरफेस रखती है, ये इस तरीके से, दिस इज गॉसियन सरफेस। आफ्टर दिस, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? द फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कहते हैं, ds कहते हैं, ये होता है। ऐसा क्यों किया? इंटीग्रेशन का यूज क्यों किया? बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द डिस्टेंस स्मॉल r, दैट इज वेरिएबल विद डिस्टेंस r, इट इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए अपन ने यहां पर इंटीग्रेशन लिया है e dA cos थीटा। अब ये dA क्या है? dA दिस इज स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस, यहां एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, dA वेक्टर, E vector, symmetric charge distribution, so electric field will be radially outward, and dA vector, it will be also radially outward, and theta would be 0, cos 0 की वैल्यू 1, so it will be E dA, theta 0 cos 0 1, E will be same at all the points of sphere। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर आर एट सेम डिस्टेंस, सो ई विल बी सेम, सभी जो भी पॉइंट है स्फीयर पर वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, और इसकी वजह से ई सेम होगा। ई यदि सेम है कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन डी इट विल बी कंप्लीट सरफेस एरिया, एंड दैट वुड बी 4 pi r square। This is flux phi, first equation। Now we will use Gauss law। Gauss law की हेल्प से यहाँ सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने हैं, तो Gauss law का तो यूज करना ही है। This relation is by definition of flux, and the second relation will be found by Gauss law। What is Gauss law? Phi equal to, from Gauss law, phi equal to q enclosed। What is enclosed charge? It is small q, q by epsilon naught, second equation। And from first and second, E 4 pi r square equal to q by epsilon, and E would be q by 4 pi epsilon naught r square, E will be kq by r square। This is electric field at outside point, kq by r square, k means 1 upon 4 pi epsilon naught, in vector form E at outside kq by r square r cap is unit vector। So this is electric field at outside point of this spherical cell or spherical conductor, but at surface what will be changed in this relation? यदि यहाँ सरफेस पर अपन बात करें तो स्मॉल एलिमेंट सरफेस पर होगा। देखिए इसको यही समझिए, यहाँ एरिया एलिमेंट यहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, थीटा वुड बी 0, यहाँ तक बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन यहाँ स्मॉल आर के बजाय कैपिटल आर है। क्यों? क्योंकि यहाँ अपन जो पॉइंट लेंगे वो इस पर लेंगे। अपन जो बात कर रहे हैं सेकंड केस, सेकंड केस क्या है? एट सरफेस, सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस भी यहाँ के बजाय ये यहीं बनेगी। देखिए मैं इसको बना देता हूँ, ये इसको मिटा दिया, और गॉसियन सरफेस इसी के ऊपर बनेगी। यदि गॉसियन सरफेस इसके ऊपर बनेगी तो ऐसी कंडीशन में एरिया एलिमेंट भी आप यहीं पे लेंगे, ई वेक्टर इधर की साइड होगा, डीए वेक्टर भी इधर की साइड होगा, और थीटा की वैल्यू हो गई 0। ये लीजिए चार्ज यहाँ पर सरफेस पे ही है, सरफेस पर मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं है। और ऐसी कंडीशन में जो सेकंड इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एनक्लोज चार्ज वही होगा, यहाँ स्मॉल आर के बजाय कैपिटल आर होगा, और यहाँ लास्ट में ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, और ये वेक्टर फॉर्म में ये कैपिटल आर।
लेकिन यूनिट वेक्टर में स्मॉल आर कैप ही लिखेंगे, वो कैपिटल आर कैप नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल आर कैप फिक्स डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपन यूनिट वेक्टर आर कैप ले रहे हैं, तो इसलिए स्मॉल आर कैप लिखेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस पॉइंट हो गया। अब यदि इनसाइड पॉइंट पर बात करें, एट इनसाइड पॉइंट, देखिए थर्ड केस है इनसाइड पॉइंट। यहां चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ओनली, we have to find the electric field at inside point. We will select a Gaussian surface like this. What is enclosed charge in this Gaussian surface? You will say no charge, because charge is on the surface only. So enclosed charge is 0, और enclosed charge यदि 0 है तो सेकंड इक्वेशन जो है यहाँ पर phi की वैल्यू 0 हो गई, और ये 0 हो गया तो यहाँ जब इसके इक्वल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 के इक्वल आएगा। सिंस phi 0, so E at inside point will be 0. At the inside point electric field will be 0. ये यहाँ 0 आएगा। तो ऐसे अपन ने समझा कि यहाँ पर at outside point KQ by small r square, at surface point KQ by capital R square, at inside point 0। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण, ये जो Q है इसको यदि अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में चेंज करें, वो भी रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मीनिंग, सरफेस चार्ज डेंसिटी इट मींस चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया, तो सिग्मा, इसको अपन सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। टोटल चार्ज क्यू, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सो क्यू वुड बी सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दोबारा समझिए, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया, इट मींस चार्ज ऑन टोटल सरफेस एरिया अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस क्यू, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। पुट दिस वैल्यू ऑफ क्यू इन the formula of electric field at outside point and electric field at surface point, then you will get electric field in form of charge density, surface charge density at outside 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. Put q, value of q here, you will get 1 upon 4 pi epsilon naught q sigma into 4 pi r square upon r square, 4 pi cancel and it would be sigma r square upon epsilon naught r square at outside point। at surface, very important, सरफेस पर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो यहाँ सरफेस पर है, at surface, सरफेस पर k q by capital R square, ये सरफेस पर जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो एट सरफेस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, इट वुड बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा इसका यूज होगा आगे। खास बात क्या है कि दिस surface charge density, this electric field at surface depend on surface charge density. If you know surface charge density, you are not required the radius of the sphere. और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के लिए इंपॉर्टेंट, और क्यों है, देखो खास बात क्या है इसमें कि ये सरफेस कैसी भी हो, लेकिन यदि ये कंडक्टिंग सरफेस है और अपन किसी पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जानते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपन वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो स्फेरिकल सरफेस है, इसलिए यहाँ हर पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, सिग्मा की वैल्यू सेम होगी। लेकिन यदि कोई इरेगुलर शेप है, सपोज दैट मैंने कहा कि ये कोई स्टाइल से ये कंडक्टर है और इस पर कोई चार्ज आपने दिया है, तो ऐसा नहीं है कि इसके हर पॉइंट पर सिग्मा का वैल्यू सेम है, नहीं, डिफरेंट पॉइंट पर सिग्मा का वैल्यू डिफरेंट होगा। जितना कोई शार्प एज होगा सिग्मा उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कोई वाइड होगा उतना ही वहां सिग्मा कम होगा। जैसे आप कहें कि यहाँ
ये देखिए एक शार्प पॉइंट है, एक नुकीला पॉइंट है, तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ कहीं कोई पॉइंट लेंगे तो वहाँ सिग्मा का वैल्यू कम होगा। तो सिग्मा जहाँ ज्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है। यदि आप सिग्मा जानते हैं, सिग्मा का वैल्यू पता है, देन यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इस क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।